कर दिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, बॉन्ड है, हेज फंड है, स्टॉक है और एक तरीके से वेंचर कैपिटल है। निवेश के बारे में अगर देखा जाए तो निवेश के बारे में नीचे दिए गए बातों पर गौर करें। इसमें एक क्या लिखा है, हाउ मेनी बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर ट्रीटेड, कौन से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो फंड के रूप में जो है वो एक तरीके से क्या किया जाता है भाई, गौर किया जाता है। ऑल्टरनेटिव उसके अलावा जैसे बॉन्ड, स्टॉक और बॉन्ड जो होता है वो एक तरीके से क्या है भाई, स्टॉक और बॉन्ड पर हमेशा क्या होता है, निवेश किया जाता है, डायरेक्टली निवेश होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, वो एक तरीके सरकार बॉन्ड वगैरह इशू करती है, उसके द्वारा डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हेज फंड और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, तो यहाँ पर दो होंगे जो एक तरीके से हमारा सही उत्तर होगा। अब देखो इसमें हेज जो फंड है वो क्या होता है, वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, इसको यहां पर देखना क्या मैंने बोला भाई, कि जो हेज फंड होता है ओनली टू ऑप्शन, जो 2 और 4 है वो हमारा सही है। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या होता है, आर अ फाइनेंशियल एसेट, एक वित्तीय परिसंपत्ति होता है, दैट डू नॉट फॉल इनटू द कन्वेंशनल एसेट एंड डू नॉट फॉल इनटू द कन्वेंशनल कैटेगरी ऑफ द स्टॉक एंड बॉन्ड और अ कैश। जैसे मान लो कि कोई ऐसा चीज है ना, जैसे स्टॉक है, आप स्टॉक को तुरंत बेचकर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हेज फंड होता है ना, उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जनरली। उसको कौन, एक रियल एस्टेट वाला, जैसे रियल एस्टेट कमोडिटी, मान लो कि हमारी एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर जो है हम लोग एक तरीके से उसको ट्रेड करते हैं, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज होते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा तो हेज फंड, वेंचर कैपिटल, वो क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एस्टेट कमोडिटी होता है। ठीक है, ये सब सारे क्या होंगे, एक तरीके से ये एक प्राइवेट इक्विटी के तौर पर माना जाएगा। और हम लोग इसको बॉन्ड और स्टॉक के हिसाब से और कैश के हिसाब से नहीं, बॉन्ड और बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या, आपके पास बॉन्ड पेपर है भाई, मान लो कि एलआईसी का बॉन्ड पेपर है, तो एलआईसी का बॉन्ड पेपर है, तो आप उसको कभी बेचोगे उसको कैश में कन्वर्ट कर दोगे। ये तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होता, बहुत धीरे धीरे करके कैश में कन्वर्ट होता है। और चूंकि यहाँ पर क्या है कि हेज फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी हो गया और जो रियल एस्टेट कमोडिटी हो गया, ये सब सारे क्या हो गए, क्या ये डू नॉट फॉल इनटू द कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल कैटेगरी में नहीं आते, आते हैं ये, अब वो नहीं आते हैं। कौन, ये कन्वेंशनल में आते हैं, ये कन्वेंशनल में नहीं आते हैं। क्यों भाई, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है कि बहुत आसानी तरीके से आपको नहीं प्राप्त होगा बॉन्ड और स्टॉक, आप इंडिविजुअल लेवल पर भी चीजों को कर सकते हो। और हेज फंड जो होता है वो एक तरीके से कन्वेंशनल फंड होता है, उसको प्राइवेट जो है वो निवेश करके लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा अगर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या बोला गया भाई, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये तो बताओ सवाल, ये तो बता ही दोगे, वो तो थोड़ा सा हेज फंड और वो था अलग, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ, इसमें से कौन सा भारतीय रिजर्व का इनकम या फिर आय का स्रोत है, सोर्स बोल दे, आय का स्रोत है, आय का स्रोत है, क्या होगा भाई, ये ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन डी बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, ये क्या है भाई, स्रोत है आरबीआई का, बाइंग एंड सेलिंग बिल्कुल स्रोत है, जिसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है भाई। तो यहाँ करेक्ट बोला है ना, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हाँ ठीक है। तो पहला बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, अगर हम विदेशी मुद्रा बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, कौन करता है, आरबीआई करता है, उससे पैसा प्राप्त करता है, तो ये भी राइट है। ये बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड किसके थ्रू भाई, खुले बाजार परिचालन के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। और जो थर्ड है पेंशन मैनेजमेंट, ये नहीं करता, पेंशन मैनेजमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। लेंडिंग टू द प्राइवेट कंपनीज कभी भी नहीं करती है, प्राइवेट कंपनीज को आरबीआई थोड़ी ना पैसा देती है, वो तो कॉमर्शियल बैंक देती है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक देती है, तो या फिर प्राइवेट बैंक देगी, तो वो अलग बात है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ये करती है, मनी सप्लाई बढ़ाकर और घटाकर एक तरीके से। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 5 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आप सोचो कि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके अब आरबीआई जो है मान लो कि पैसा दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कोई बैंक को दे रही है, तो जो गाड़ी घूमता रहता है एटीएम उटीएम में ले जाने के लिए, ठीक है, वो एक तरीके से सरकार को पैसा नहीं देगी क्या, सॉरी आरबीआई को पैसा नहीं देगी क्या भाई, जब अगर यही नहीं करेगी तब आय तो जनरेट वैसे भी नहीं होगा इकोनॉमी में।
मनी का सप्लाई के थ्रू भी तो आई जनरेट कर सकती है, ठीक है। हाँ तो सोर्स फॉर द आरबीआई क्यों नहीं होगा? पैसे को डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं ना पैसा। अगर मान लो कि आरबीआई पैसा दिया किसको, बैंकों को, उसके बदले वो भी लेती है ना पैसा, इंटरेस्ट लेती है ना कभी कभी, किसके तहत? रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, सीआरआर एसएलआर तो अलग बात हो गया, रेपो रेट, रेपो रेट याद है, रेपो दर। एक तो रिवर्स रेपो रेट, जो बैंक जो होता है वो कहां जाके आरबीआई में पैसा रखता है, फिर आरबीआई देती है, वो अलग बात है। रेपो दर, आरबीआई पैसा डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रही है। गोल्ड रिजर्व के आधार पर, हाँ, लेकिन उसके बाद पैसा अगर मांग लो, कोई बैंक मांग रहा है आरबीआई से, तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, लेकिन उसको पैसा दिया तो उसके प्रति इंटरेस्ट भी तो लेगा, वो इंटरेस्ट लेता, तो वो तो एक आरबीआई का आय हो गया ना। मान लो कोई बैंक को, या कोई बैंक को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, आरबीआई ने बोला ठीक है ले लो, बोला भाई 12% ब्याज दे देना मेरे को, एक साल में वापस कर दिया, तो 12% जो ब्याज मिला उसको, वो तो इनकम हो गया उसका, समझे। मनी के सप्लाई को भी किया जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिया भी होगा, देखो यहाँ पर क्या है कि एक तो भाई आरबीआई फ्रीक्वेंटली बाई और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बॉन्ड का एज अ पार्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, जैसा कि मैंने बताया। आरबीआई इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, विदेशी मुद्रा में, डॉलर को खरीदने और बेचने में। और दूसरा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आरबीआई इज अ सोल इशूअर ऑफ करेंसी नोट इन इंडिया एंड अर्न्स अ क्या, प्रॉफिट फ्रॉम द करेंसी इशुएंस विच इज अ सोर्स ऑफ इनकम। करेंसी को इशू करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम ही तो है, इनकम नहीं है। आप मान लो कोई चीज बना रहे हो, तो आप एक समझो कि वो बना रहा है नोट और उसको बेच रहा है, एक तरीके से आप ऐसे समझो ना, वो बेच रहा है, वो थोड़ा ना कि फ्री फोकट का बांटेगा, वेलफेयर के लिए थोड़ा बैठा। आरबीआई गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर के लिए, आरबीआई वेलफेयर के लिए सिर्फ क्वालिटेटिव काम करती है, कि मोरल एसोसिएशन के लिए कुछ काम कर दिया, कि वह नैतिक जिम्मेदारी था, नैतिक दबाव के लिए वो सब सारी चीजें कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन एक तरीके से ये कोई प्रिंट कर रहा है, तो वो प्रॉफिट के लिए तो प्रिंट कर रहा है, क्योंकि प्रिंट करके वो देगा तो उसको डबल पैसा चाहिए भाई, उसको इस तरीके से सर्कुलेशन करता है वो। तो ये बात है, याद रखना है इसको। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, बताओ भाई, बताना थोड़ा सा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, समझ में आया सवाल पिछला वाला? देखो आगे इसमें बताओ क्या बोला गया, नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर गौर करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, the Reserve Bank of India mandate all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report। ये आरबीआई का काम है? नहीं, आरबीआई काम नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से ये गलत हो जाएगा, ये आरबीआई का काम नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होते हैं वो जनरली सेबी वगैरह जो होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सब जो कंपनीज होते हैं वो कंपनीज एक्ट के तहत उनको रजिस्टर कराना होता है कि आप एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। आगे आते हैं भाई, या नीति आयोग वगैरह इसमें इन्वॉल्व रहते हैं बहुत सारे। आगे सेकंड में, इन इंडिया द कंपनी सबमिटिंग अ बीएसआर मेक्स अ डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली अ नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। इन इंडिया, ये वाला देखो क्या बोला गया, जो BRSR होता है, ठीक है, BRSR कौन, बिजनेस, अभी इसके बारे में बताऊंगा, और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, मेक्स अ सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सतत, कि भाई वो बिजनेस कितने दिन तक स्टेबल कर पाएगा। तो डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली आर नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल वाली चीजें अलग होती है, नॉन फाइनेंशियल वाली चीजें अलग होती है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यहाँ पर ये नहीं कि बैलेंस शीट जाके दे रही है इस रिपोर्ट के तहत, बैलेंस शीट है क्या, नहीं ना। यहाँ पर क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्या क्या जिम्मेदारी है, अगर मैं इतना
पोल्यूशन एमिट कर रहा हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, क्या नहीं जिम्मेदारी हो सकती है, तो वो सब सारी चीजें, मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। इसके बारे में देखो क्या बोला गया, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एज BRSR इंक्लूड्स नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सच एज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि एक बिजनेस अगर खोला गया उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई, अगर वो फाइनेंशियल वाली बातें होंगी तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा उसमें RBI भी इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट प्रैक्टिस मतलब सरकार को टैक्स वैक्स सही समय पर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो भाई, टैक्स में चोरी तो नहीं कर रहे हो भाई, तो ये सब किससे रिलेटेड है, BRSR से। ठीक है, दीज आर इंटेंडेड टू गिव द इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर अ व्यू ऑफ अ कंपनीज जैसे इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। और स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है बिकॉज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नॉट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट द टॉप 1000 लिस्ट कंपनी। तो याद रखना कि जो BRSR जो रिपोर्ट है, BRSR जो रिपोर्ट है वो एक तरीके से, एक तो भाई गैर वित्तीय होता है, वित्तीय नहीं होता है। क्या होता है, वित्तीय नहीं होता है, गैर वित्तीय होता है। और इसका जो पूरा कार्यभार होता है, ये इसका जो रिपोर्ट होता है वो कौन तैयार करता है, सेबी तैयार करता है। कौन, विनिमय बोर्ड। ठीक है, कौन, सेबी का फुल फॉर्म क्या है भाई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये और ये 1000 कंपनी को एक तरीके से भाई, अब मार्केट एम कैप आपने सुना होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप जैसे एम कैप का मतलब क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि जैसे मान लो कि आज एक कंपनी रिलायंस, वो मान लो 4000 करोड़ में आज के प्राइस पर कितना में उसको अगर बेचा जाए तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो उसको आज मान लो 4000 करोड़ मिलेगा, तो उसका एम कैप कितना है, 4000 करोड़। मतलब वर्तमान कीमत क्या होगी एक कंपनी को जिस कीमत पर वो बेची जाए, तो उसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, एम कैप बोलते हैं। ठीक है, RBI जो होता है कभी भी डिस्क्लोजर को डिस्क्लोज नहीं करता है BRSR को। ठीक है, कोई भी कंपनी से रिलेटेड आएगा ना, कंपनीज एक्ट 2013 याद रखना, कंपनीज एक्ट 2013 उसी से रिलेटेड है। अब ये बताओ भाई, ये करंट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला भाई सिर लपेट लिया जाए। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PM प्रधानमंत्री घर, जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर आपने देखा होगा कि जो ये वाला सोलर प्लेट लगाने के बारे में जो है उसमें थोड़ा सा पढ़िए। सबसे पहले क्या इसका मकसद क्या है भाई, क्या इट इट टारगेट्स द इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर, ये सही है, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप जो है पैनल लगाने के बारे में रेसिडेंशियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल नहीं बोला, याद रखना। रेसिडेंशियल का मतलब क्या हो गया भाई, जो घरेलू क्षेत्र में है जितने भी, जहां पर लोगों के घर हैं, तो लोग अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगाएं। ठीक है, ताकि एक तरीके से उनको एक तरीके से मुफ्त बिजली मिल सके, और उससे वो एक तरीके से पैसा भी कमाते हैं बहुत सारे, कि अगर मान लो कि तुम सोलर पैनल लगाया, उसमें से आपने 50 जो वॉट है, या फिर मान लो 500 वॉट आपने जनरेट करा है इलेक्ट्रिसिटी, अब आपके घर में उसमें या उस पूरे महीने में 200 वॉट ही खर्चा हुआ, तो 300 वॉट कहाँ चला जाएगा, विभाग के पास चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से राइट है। दूसरा क्या है भाई, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी aims to impact the training on installation, operation, maintenance and repair या repairs of the solar rooftop system at a grassroots। हाँ बिल्कुल सही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना, वो एक तरीके से फोकस कर रहे हैं कि हमारे देश में किस तरीके से सोलर रूफटॉप जो है वो एक तरीके से मेंटेन रहे, ये भी राइट है हमारा। तीसरा जो है, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर। अब समझो कि सोलर रूफटॉप लगाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, अब उसके लिए हमें एक तरीके से मैन पावर की जरूरत होगी, तो उससे क्या होगा कि जनरेट होगा क्या, बताओ भाई, एम्प्लॉयबिलिटी जो है जनरेट होगा अंडर द स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। इसकी वजह से कैपेसिटी बिल्डिंग तो हमारा, अच्छा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, गुरुग्राम में। पहला ऐसा वैश्विक स्तर पर कोई संगठन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे देश में, उसके अलावा
ऐसा कोई भी वैश्विक स्तर पर कोई संगठन नहीं है जिसका हेडक्वार्टर हमारे देश में है। जैसे स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में है ना बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर, यहाँ पर मुख्यालय जो है सिर्फ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही जो है वो एक तरीके से हमारा देश है। ठीक है, चलो पांचवा बताओ भाई थोड़ा सा। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। थोड़ा सा तो बता दे, चलो मैं साइड करके जाता हूँ, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ओनली ओनली 3? कौन कौन है भाई? 3 को छोड़ के? देखो, पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनरी रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। थर्ड हो गया मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। हाउ मेनी ऑफ द above activities are regulated by the petroleum and natural gas regulatory board in our country? रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, इसका काम है। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, हमारे देश में प्रोडक्शन होता है, इसका 2 ही हो गया। देखो, इसमें ओनली 2 एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द 2 एक्टिविटीज। कौन कौन से भाई? फर्स्ट और, क्यों भाई फर्स्ट और फोर्थ आर इनकरेक्ट है, सॉरी, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है हमारा राइट है। सेकेंड और थर्ड में क्या था, देखो यहां पर ध्यान से, सेकेंड और थर्ड में क्या था? देखो फर्स्ट देखो प्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रोडक्शन किया जाएगा, अब यहां पर एक वर्ड लिखा गया, तो ये अपने आप में ही प्रोडक्शन के बारे में नहीं बात करेगा। रेगुलेटरी मतलब क्या है? जैसे अगर बोला जाए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडई का नाम सुना होगा, डिपार्टमेंट IRDAI होता है ईडई, जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। ये तो बोलेगा इंश्योरेंस को बेचता वही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट जो होगा प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और जो प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये दोनों काम मतलब प्रोडक्शन वाला काम नहीं कर रहा है। रिफाइनिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का काम और मार्केटिंग और सेल्स का काम जो है वो ये काम करती है कौन? पेट्रोलियम एंड रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया, किसका प्रोडक्शन का काम नहीं। ठीक है, तो ये था कुछ सवाल।